शुरू करें आज हम लोग। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कंडक्शन और रेडिएशन के शॉर्ट नोट्स। क्लियर हो रही बात ना, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कंडक्शन और रेडिएशन के शॉर्ट नोट्स। तो सभी लोग अच्छे से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं कंडक्शन से। कंडक्शन आखिर होता क्या है, पहले यही बात कर लेते हैं। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में आपका जो हीट है, कंडक्शन में जो आपका हीट है वो पार्टिकल टू पार्टिकल मूव करता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर हमने एक कोई ब्लॉक ले लिया, सॉलिड ब्लॉक ले लिया, और इसमें हमने हीट सप्लाई करी, इस पार्टिकल को मिली, ये अगले को देगा, ये अगले को देगा, ये अगले को देगा, ये अगले को देगा, और इस तरीके से हीट आगे को कैरी करती चली जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अच्छा, कंडक्शन में भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिर्फ कंडक्टर्स में कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। तो इंसुलेटर और बाकी चीज़ों पे हम यहाँ पे कंडक्शन डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। और कंडक्शन में जो, या मैं ऐसे बोलूँ कि कंडक्टर में जो हीट फ्लो करती है वो किसके कारण फ्लो करती है मालूम है ना आप लोगों को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती है। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक स्टेट होती है, पहले तो वो जान लो, वेरिएबल स्टेट। अभी ये वेरिएबल स्टेट क्या है जरा उसे समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इस सेक्शन को, मान लो इस सेक्शन का नाम हमने रख दिया ए, इस सेक्शन को हमने हीट देनी शुरू करी। अब वो हीट जो है आगे बढ़ती चली जाएगी, इस सेक्शन पे पहुंचेगी, इस सेक्शन पे पहुंचेगी, इस सेक्शन पे पहुंचेगी। तो होता क्या है, जब हम शुरू में किसी ब्लॉक को हीट दे रहे होते हैं तो कोई भी सेक्शन जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका कुछ पार्ट अपने ही पास रख लेता है और बाकी पार्ट आगे भेज देता है। तो क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट अपने पास रख रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। समय के साथ हर सेक्शन का टेम्परेचर क्या बढ़ता है, बढ़ता रहता है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन चेंजिंग, तो उस स्टेट को हम लोग कौन सी स्टेट कहते हैं, वेरिएबल स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट समझ गया क्या होता है। अब देखो उसके बाद फिर जो अगला आता है इसी में, वो आता है आपका स्टेडी स्टेट। होता क्या है, ये हमेशा नहीं चलता रहता कि हमेशा ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। होता क्या है कि थोड़ी देर बाद कोई भी जो सेक्शन होता है वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो सारी की सारी आगे ट्रांसफर कर देता है, अपने पास कोई भी हीट बचा के नहीं रखता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो भी टेम्परेचर है अब वो हर सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ ठीक तो था यार, टाइम यहाँ लिखना था, यहाँ टेम्परेचर ठीक लिखा हुआ था, वहाँ पे टाइम छूट गया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन चेंजिंग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन इज कांस्टेंट। बात समझ में आ गई सबको, टेम्परेचर ऑफ ईच सेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए आगे देखें। अच्छा एक चीज समझिएगा कि आप लोगों को जो भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज करने हैं ना, वो सबके सब स्टेडी स्टेट के लिए हैं, कोई भी फॉर्मूला वेरिएबल स्टेट के लिए नहीं है। एकदम क्लियर हो गई बात सभी को। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये एकदम वैसा ही है जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, दैट इज यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट। अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है जरा उसे समझिएगा आप लोग। अगर हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट की चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है जिसमें हीट फ्लो कर रही है, और मान लो इस सेक्शन का टेम्परेचर कितना है, थीटा, और इस सेक्शन का टेम्परेचर कितना है, थीटा माइनस डेल्टा थीटा। हीट किधर को फ्लो कर रही है, इधर को फ्लो कर रही है।
तो हीट जिस दिशा में फ्लो करती है उस दिशा में टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। जिस दिशा में हीट फ्लो करती है उस दिशा में टेम्परेचर क्या हो रहता है, गिर रहा होता है। अरे जैसे वहां पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है, वैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे लिखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट वही है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। कैसे, फाइनल थीटा माइनस डेल्टा थीटा और इनिशियल अपॉन डेल्टा एक्स। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, माइनस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट्स वाई ये माइनस साइन इसीलिए आ रहा है। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो अभी भी आपने समझा वेरिएबल स्टेट क्या होता है और स्टेडी स्टेट क्या होता है, और किसी भी कंडक्टिंग ब्लॉक में टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पता है सबको, टेम्परेचर ग्रेडियंट की यूनिट, हाँ डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। एस जो आप बोल रहे वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर जो अगला पॉइंट आता है वो आपका आता है थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या आता है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। जरा आप इस चीज को समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए इस सरफेस का टेम्परेचर θ1 है और इधर θ2 है और हीट इस दिशा में फ्लो कर रही है। इसका सरफेस एरिया कितना है, a है। इसकी लेंथ कितनी है, l है। और इधर से इधर को हीट जा रही है और t टाइम में कितनी हीट फ्लो कर जाती है, q हीट फ्लो कर जाती है। t क्या है, t टाइम है। t टाइम में कितनी हीट फ्लो कर गई, q हीट फ्लो कर गई। समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो t टाइम में बच्चों q हीट फ्लो कर गई। तो ऐसी कंडीशन में जो q होता है वो होता है k a θ1 माइनस θ2 इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ उतनी ही बातें होंगी जितनी कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। बाकी और इसमें जो डिस्कशन होते हैं वो सब हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। टू द पॉइंट बातें हो रही जो सिर्फ सवालों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी आपको ये बात समझ में आ गई। θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, t टाइम हो गया, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ब्लॉक हो गया, l लेंथ ऑफ द ब्लॉक हो गई, और k क्या है, k है आपका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट। इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड हीट करंट। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होती है वैसे ही यहाँ पर बच्चों क्या होती है, हीट करंट होती है। अगर हम लोग यहाँ पर हीट करंट की चर्चा करें तो बहुत आसान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो ये होता है कि H जो है आपका हीट करंट वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। मतलब वही T हट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, सेम रहेगी। इतना सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। जल्दी से इसे कॉपी करें तो फिर मैं आपको इसका अगला पार्ट डिस्कस करता हूँ। फटाफट कॉपी करिए आप लोग। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो फ्रेम को रोक करके कॉपी कर लें। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तो सभी ध्यान से देखेंगे, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो हीट करंट क्या निकाला था तुमने, KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पर L बाई KA अगर लिख दिया जाए और यहाँ पे θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई H, तो ये एकदम उसी के इक्विवेलेंट हो गया ना। देखो जरा, V बाई आई भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट। तो ये क्या होता है, इसका जो इक्वल होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमें थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया L बाई KA। तो थर्मल रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो भी अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। शुरुआत करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की।
अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सभी लोग इसे समझें। जैसे कि मान लीजिए कि दो ब्लॉक्स या दो कंडक्टिंग ब्लॉक्स इस तरीके से आपस में कनेक्ट किए जाए कि जो हीट करंट इसमें फ्लो हो वही हीट करंट इसमें भी फ्लो हो। मतलब H1 किसके बराबर हो, H2 के बराबर। मतलब हीट करंट डिवाइड ना हो, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड नहीं होती थी और इसमें हीट करंट नहीं डिवाइड होती। अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसमें ये टेम्परेचर θ1 है, ये थीटा है और ये θ2 है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं सीधे सीधे। H1 क्या निकालते हैं ज़रा देखिए, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट K1 है, इसका K2 है, इसके अलावा इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, A है। तो अगर हम लोग H1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ज़रा बताओ। H1 हो जाएगा तुम्हारा K1A θ1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1। H2 क्या हो जाएगा K2A थीटा माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L2। ये दोनों चीज़ें भी दिमाग में होनी चाहिए क्लियर कि किस तरीके से। हालांकि इसका यूज़ कोई इस यहाँ पे खास नहीं मिलेगा। अब देखिए ज़रा, H1 बराबर जब H2 करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैलकुलेट होती है वो कॉमन सरफेस का टेम्परेचर, जो कि पूछा जा सकता है। तो उसका क्या फार्मूला सॉल्व होके आता है बताइए, K1 θ1 बाई L1 प्लस K2 θ2 बाई L2 डिवाइडेड बाई K1 बाई L1 प्लस K2 बाई L2। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन सरफेस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। और अगली चीज़ क्या हो सकती है, अगली चीज़ इसमें पूछ सकता है इक्वलेंट के। इक्वलेंट के कैसे निकालते हैं इसका, तो उसका क्या फार्मूला होता है बताइए, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वलेंट के। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि H निकाल के दिखाओ, H मतलब जो नेट हीट बह रही है, मतलब या तो H1 या फिर H2, तो उसका क्या तरीका हो सकता है, उसमें आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। K कौन सा यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो यहाँ पर, तो बाकी सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो इसका क्या फ़ायदा हो गया, इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको कॉमन सरफेस का टेम्परेचर निकालना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज तुम कॉमन सरफेस का टेम्परेचर निकालो फिर यहाँ रखो तो H1 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान ज़्यादा है, तो आप इसी पे जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद जो अगली चीज़ इसी में आती है वो आती है आपकी इक्विवेलेंट के हो गया। हाँ, एक चीज़ और, इफ़ L1 इज इक्वल टू L2, अगर ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर हो जाए, सपोज करो L के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2L। यहाँ से L कॉमन ले लो, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, तो 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 इज इक्वल टू 2 बाई K। और इस तरीके से हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, K कैलकुलेट हो जाएगा। क्या कोई डाउट है किसी को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कंडीशन का ध्यान रखिएगा, 2 बाई K इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 कब होता है, जल्दी करिए। हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ देखें सभी लोग ध्यान से। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो यही फॉर्मूला और क्या हो जाता है, K1 K2A θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई K2 L1 प्लस K1 L2। तो इस फॉर्मूले से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये अलग से नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इसी में वैल्यू रख करके डायरेक्ट आपका H1 या H2 या इक्विवेलेंट H कैलकुलेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाला जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि एकदम वैसे ही निकाला जाता है जैसे कि आपका किस में निकाला आता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में निकाला आता है। बस आपको R1 और R2 लिखना आना चाहिए। R1 कैसे लिखोगे, L1 बाई K1A, और R2 कैसे लिखोगे, L2 बाई K2A।
तो इस तरीके से आप लोग इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है। देखिए, तो अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चों चर्चा करें तो उसमें क्या होता है, जैसे सीरीज में क्या था कि हीट करंट डिवाइड नहीं होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कनेक्टेड अक्रॉस कॉमन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और A2 अलग अलग है फिलहाल, लेंथ L है, एक्सट्रीम पे टेम्परेचर θ1 और θ2 है, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट K1 और K2 है। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट आपका K1 और K2 है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले तो आपको हीट करंट लिखना आना चाहिए। दोनों में अलग अलग हीट करंट फ्लो करेगी, इसमें H1 फ्लो कर रही है और इसमें क्या फ्लो कर रही है, H2 फ्लो कर रही है। तो H1 कैसे लिखोगे, K1 A1 θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L, और H2 क्या हो जाएगा K2 A2 θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। तो अब नेट हीट कैसे फ्लो करेगी, हो जाएगा H1 प्लस H2 से हमें नेट हीट मिल जाएगी, नेट हीट करंट कह सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों इक्विवेलेंट के निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। इस तरीके से तुम्हें इक्विवेलेंट के मिल जाएगा। और इसके अलावा तुम्हारा अगर इफ़ A1 इज इक्वल टू A2 कर दिया जाए बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और आएगा आपका, वो ये आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल में क्योंकि कॉमन सरफेस का टेम्परेचर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो पूरा वेरिएबल है यहाँ से वहाँ तक, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मूले बनते नहीं हैं, बस इतने ही फॉर्मूले हैं आपके लिए। ठीक है। इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ आती है इसमें, वो आती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक सरफेस। मालूम है ना, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये लेक की सरफेस है जो थोड़ी फ्रीज हो चुकी है, कुछ थिकनेस तक फ्रीज हो गई है, और यहाँ पे टेम्परेचर -θ है और यहाँ पे पानी है। देखिए अभी भी ये फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, ये फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है और धीरे धीरे इसकी थिकनेस और ज़्यादा ये फ्रीज होती चली जा रही है। तो मान लीजिए T इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे मान लिया, और यहाँ से मान लो ये कितना फ्रीज होती है, यहाँ से मान लीजिए x फ्रीज होती है, और यहाँ पे अभी टाइम कितना हो गया, T इक्वल टू T हो गया। तो ये जो टाइम होता है ना, ये प्रोपोर्शनल है x² के, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात। मैं तुम्हें इसमें ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे तुमसे बोला गया कि यार 2 मीटर फ्रीज होने में कितना टाइम लगता है, मान लो 1 घंटे लगते हैं, तो टोटल 4 मीटर फ्रीज होने में कितना समय लगेगा। तो अब जरा इस चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे हो जाएगा, तुम्हें क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो यहाँ से T2 बाई T1 कितना हो जाएगा, x2 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर, x2 बाई x1 4/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, T2 इंटू T1, T1 कितना है 1, कितना आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो T2 कितना हो गया 4R हो गया। अब इसी में समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं। कहेंगे कि 2 मीटर फ्रीज होने में 1 घंटे लगे, तो 2 मीटर और फ्रीज होने में कितना समय लगेगा। तो आपने टोटल टाइम कितना निकाला 4 घंटे, उसमें से वो पुराना वाला 1 घंटा घटा देंगे तो कितना समय लगेगा। तो सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना, तब आंसर करना कि वो पूछ क्या रहा है, वो टाइम को शुरू से पूछ रहा है या बोला और कितना समय लगेगा,
जो थिकनेस दे रखी है कि 2 मीटर होने में इतना तो 4 मीटर में कितना, या फिर बोले 2 मीटर होने में इतना तो 2 मीटर और होने में कितना, तो ये चीज़ देखना। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला जो हमने अभी आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला हमेशा कहाँ से है, यहाँ से है, t = 0 से है, जहाँ पे x की भी वैल्यू क्या थी 0। मान लिया कि हमने यहाँ से नई लेयर फ्रीज जो हो रही है, अभी उसकी थिकनेस कितनी है। तो इस सवाल में कठिन कुछ नहीं होता, बस समस्या क्या है कि अब वो सवाल किस तरीके से पूछ रहा है उस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लेना है कि उसने क्या पूछा है और क्या दिया है, और फिर अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? बस ये ध्यान रखना, आपके फॉर्मूले का रेफरेंस हमेशा t = 0 और x = 0 है। आप हमेशा शुरू से ही कंसीडर करेंगे इसको। इतनी बात एकदम क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है आखिरी है ये इसका कंडक्शन में, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? जैसे मैं बताऊं, ये रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, ऐसी 3 रॉड्स हैं और ये जंक्शन है। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट K1 है, इसका K2 है और इसका K3 है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है और इसकी L3 है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इसका A है और इसका भी A है। अब सुनिए, मान लीजिए कि जो ये एक्सट्रीम्स है, यहाँ पे टेम्परेचर θ1 है, यहाँ पे θ2 है और यहाँ पे θ3 है, और हमें यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है इस जगह पर। तो इस जंक्शन का टेम्परेचर कैसे लिखेंगे जरा उसे समझिएगा। बहुत सिंपल होता है, आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो आपका हीट करंट है उनका जंक्शन पे सम क्या हो जाएगा 0 एकदम। देखिए KCL किरचॉफ करंट लॉ जैसा ही है कि जंक्शन पे मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है, वही यहाँ पे हीट करंट के लिए भी वही चीज़ है। अब हीट करंट कैसे लिखते हैं? हीट करंट लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो इसमें H1 फ्लो कर रही है, इसमें H2 फ्लो कर रही है और इसमें H3 फ्लो कर रही है। तो H1 कैसे लिखेंगे? देखो θ - θ1 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 है, प्लस θ - θ2 डिवाइडेड बाई L2 बाई K2 है, और θ - θ3 डिवाइडेड बाई L3 बाई K3A। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें बच्चे इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो θ - θ1 करें कि θ1 - θ करें। कुछ नहीं, या तो आप सब में θ - θ1 θ - θ2 मतलब या तो सब में θ से घटाएंगे, और या फिर θ1 - θ, θ2 - θ, या फिर θ3 - θ करेंगे। ठीक है ना? आपको अपनी तरफ से सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हीट करंट इधर से निकल के इन दोनों में जाएगी कि इधर से निकल के इन दोनों में जाएगी या इधर से निकल के इन दोनों में जाएगी। ऐसा आपको कुछ अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसमें वैल्यू रखिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही? बस ये ध्यान रखना, या तो थीटा में से घटाओगे या फिर थीटा को घटाओगे, मिला मत देना। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? एक ही चीज़ रखना, उससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और भी तरीके हैं लेकिन उसमें फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सीधा मेथड है, आप इसी को फॉलो करेंगे। सभी को क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है, चलिए जल्दी से इसे कॉपी करिए। कंडक्शन हो गया। इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं कंडक्शन में, इतना मोर देन इनफ है। तो अगर हम लोग रेडिएशन की बात करें, आखिर रेडिएशन क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। रेडिएशन सभी को पता है, जब भी किसी बॉडी से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बाहर जाती है तो उसे रेडिएशन कहते हैं, और इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इतना काफ़ी है। फिलहाल आप सीधे पॉइंट पे आते हैं। कुछ छोटे छोटे इसमें टर्म्स है, पहले वो समझने चाहिए आपको। इसमें से सबसे पहला आता है आपका एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है कुछ पता है सब लोगों को, है ना? नहीं? देखो एमिसिव पावर सीधा सीधा होता है Q/AT। यूनिट टाइम में किसी बॉडी के यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी रेडिएट होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी एमिसिव पावर कहते हैं। इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है बड़ा सुंदर सा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल
एमिसिव पावर। अभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है, जरा सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। देखिए ये जो आपका एनर्जी रेडिएट हो रहा है ना, ये एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है आपका। मतलब एक आप मान लो कि हो सकता है कि ये जो एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से लेकर के इसमें सब, चलो ठीक है 7 ले लो, कुछ भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ तक की सारी वेव्स हैं। अब उसमें किसी वेव से ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट कर रही होगी या किसी वेव के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही होगी और किसी के फॉर्म में कम एनर्जी रेडिएट होगी। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या बताता है, ये किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के फॉर्म में जो एनर्जी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से रेडिएट हो रही है ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये तो पूरी रेंज में था, मैं कहूँ जो 5000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है उस फॉर्म में यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी रेडिएट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। लेकिन इसमें समस्या ये है कि एग्जैक्टली 5000 एंगस्ट्रॉम का कैलकुलेशन संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए करते क्या है कि हम 4900 ज़्यादा हो गया नहीं, ठीक है, से ले करके 5000.5 मतलब आधा एंगस्ट्रॉम इसमें कम और फिर आधा एंगस्ट्रॉम उसमें ज़्यादा, तो पूरी 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की रेंज हो गई ना। उस पूरी 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की रेंज में उस एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसलिए यहाँ पे यूनिट में फ़र्क आ जाता है। जैसे यहाँ पर यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसमें जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एंगस्ट्रॉम भी आता है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो अगर हम लैम्डा के लिए, ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा के लिए अगर हम लोग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ यूज करेंगे, लैम्डा माइनस हाफ से लेकर के लैम्डा प्लस हाफ तक की वेवलेंथ को यूज करते हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, अब आगे देखिए। इसके बाद फिर अगली चीज आती है तुम्हारी एब्जॉर्प्टिव पावर। अभी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, बहुत आसान है, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है डिवाइडेड बाई जो भी एनर्जी फॉल कर रही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाई एनर्जी इंसिडेंट, जितनी एनर्जी उसके ऊपर फॉल करी है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। इसी में एक टर्म होता है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ए लैम्डा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ डिवाइड बाई एनर्जी इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। समझ गए ना? क्या लिखोगे यहाँ पे, एनर्जी एब्जॉर्ब ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ डिवाइडेड बाई एनर्जी इंसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ। वेवलेंथ मैंने लैम्डा लिख लिया, आप लोग वेवलेंथ ही लिखिएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है बच्चों, वो आता है आपका ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? तो फिर थोड़ा फोकस बना के रखो, तुम लोग इधर उधर भाग जाते हो। सुनो, तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी आखिर क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की हम बात कर रहे हैं, बल्कि बोले ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, मालूम है क्या है वो, ये है कि आपका मतलब जो भी फॉल करेगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप चाहे इसकी
एब्जॉर्प्टिव पावर निकालें या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, वो सबका सब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है और वो क्या है, वो है आपका किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। अब किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई एक रूम है, उसमें बहुत सारी बॉडीज हैं, बहुत सारी बॉडीज, मान लो n बॉडीज है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट उनके ऊपर फॉल कराया जा रहा है, या फिर हम ये बोलो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उनकी एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टडी कर रहे हैं। और हम लोग अलग अलग बॉडी के लिए लिखना शुरू करते हैं। तो ये पहली बॉडी के लिए ये क्या लिख रहे हैं, ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो लिख रहे हैं अलग अलग बॉडीज के लिए फॉर द सेम वेवलेंथ एट सेम टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है, फॉर द सेम वेवलेंथ एट सेम टेम्परेचर। तो अगर हम इसको लिखें तो इंटरेस्टिंग सी बात क्या निकल के आती है कि हर बॉडी के लिए ये रेशियो आपस में, वो चाहे कैसी भी बॉडी क्यों ना हो, कैसा भी सरफेस क्यों ना हो, कुछ भी, वो रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और वो उसी टेम्परेचर पे, उसी कह सकते हैं रूम में रखी हुई जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है उसके स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बराबर होता है। तुम कहोगे उसका ए लैम्डा कहाँ गया, तो सर उसके ए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए वो मर गया। समझ गए ना सब लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का जितना अच्छा एमिटर होती है उतना ही अच्छा उसे एब्जॉर्ब भी करती है। तो जितना कोई भी चीज़ जितनी तेज़ी से रेडिएट करेगी उतना ही तेज़ी से एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। यही कारण है कि जो चीज़ें बहुत तेज़ी से गर्म होती है बहुत तेज़ी से ठंडी भी हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सभी को क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से पहले इतना कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं। ये अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिस पे ये चैप्टर रन करेगा, फिर अभी इसके आगे बात करेंगे हम लोग। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है बेटा, यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी है, मान लो हमारी बॉडी है, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही, खत्म। अब स्पेक्ट्रल क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के फॉर्म में यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी रेडिएट होगी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। अब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हमने मान लो अगर 5000 एंगस्ट्रॉम ले ली, तो उसमें हम लोग रेंज लेते हैं पूरी, 0.5 एंगस्ट्रॉम कम करते हैं और 0.5 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा करते हैं। तो जो भी वेवलेंथ की रेंज आती है उस यूनिट रेंज से जितनी भी एनर्जी रेडिएट होगी वो सबका सब क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। हाँ हाँ, इसमें टोटल लेते हैं और इसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड लेते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमिसिविटी। जानते हैं क्या होता है? कोई बात नहीं, देखिए ये होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रियल बॉडी का एमिसिव पावर और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिसिविटी कहते हैं। और आपको समझ में आ ही रहा होगा इसका कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना बच्चों? तो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या कहानी है? दो साइंटिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिंगजाइन। उन लोगों ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो नहीं मिली होगी बट उसी के अप्रॉक्स कोई बॉडी उन्होंने बनाई
अब वो क्या सेटअप था वो सब की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट आते हैं। तो उन्होंने वो बॉडी वो सेटअप डेवलप किया और उसके बाद उसके लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच में? सॉरी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे कि यहां पर हमने दिखाया, इस पे हम दिखाएंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फॉर परफेक्टली बैक बॉडी और इस पे दिखाएंगे हम क्या? वेवलेंथ। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब T1 पे प्लॉट किया तो वो कैसा मिला? वो ऐसा मिला। ये T1 टेम्परेचर पे बनाया, ऐसा ग्राफ था। फिर इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया तो अगला ऐसा हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली बात उनको समझ में आई कि जैसे जैसे, अच्छा उससे भी पहले एक बात, यहाँ पे एरिया क्या देता है? एरिया आपको देता है E। E क्या है? टोटल एमिसिव पावर। E क्या है बच्चों? टोटल एमिसिव पावर। इसमें जैसे एरिया निकालोगे आपको टोटल एमिसिव पावर मिल जाएगी। तो जब एरिया निकाल करके उन्होंने कैलकुलेट किया और देखा कि टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उनको एक बात समझ में आई कि जो एमिसिव पावर है वो आपका टेम्परेचर के, टोटल एमिसिव पावर टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल है। तो दो बातें इस पॉइंट पे मैंने बताई। पहली बात तो एरिया टोटल एमिसिव पावर देता है और एमिसिव पावर टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल है, और यही तुम्हारा क्या है? स्टीफन्स लॉ भी है। अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे उसे। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग वेवलेंथ पे आगे को बढ़ते हैं, एमिसिव पावर पहले बढ़ती है, पर्टिकुलरली अपनी पीक वैल्यू को अचीव करती है और फिर घटने लगती है। ऐसे मान लो दूसरे ग्राफ में भी हम चलें तो उसमें भी एमिसिव पावर क्या आ रही है? पहले बढ़ती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपनी पीक वैल्यू, सॉरी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अपनी पीक वैल्यू को अचीव करती है और फिर कम होती चली जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग फिर से तीसरे ग्राफ में भी देखें तो वही घटना वहाँ पर भी हो रही है कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ एमिसिव पावर बढ़ती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिसिव पावर मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर वो क्या होती है? और उसके बाद वो फिर डिक्रीज होती चली जाती है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट देखे ध्यान से। तो दूसरा पॉइंट तो यही था जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो थ्योरेटिकल है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बढ़ती है, एक पर्टिकुलर पीक वैल्यू को अचीव करती है और फिर डिक्रीज होती चली जाती है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉ। वो क्या कहता है कि जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। जैसे T1 टेम्परेचर पे अगर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वेवलेंथ λ1 के लिए थी तो T2 टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर λ2 वेवलेंथ के लिए होगी और वो λ2 वेवलेंथ λ1 से क्या होगी? छोटी होगी। और ऐसे ही और टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर किसके लिए है? अब T3 टेम्परेचर के लिए है, क्या? λ3। क्या इतनी बात समझ में आ रही सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को ना? तो कुल मिलाकर के हमें ये बात समझ में आ गई कि लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट होता है बच्चे वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। या लैम्डा जो हो जाएगा तुम्हारा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई ग्राफ व्राफ बना दे तो घबराना नहीं है, समझ रहे हो? बन जाएगा ग्राफ ना, ये ग्राफ चलता है इनके बीच में, ठीक है। तो इस पे वही सिंपली λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर केल्विन में रखना, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। और इसमें एक चौथा पॉइंट भी होता है, उसे भी आप ध्यान दें। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट ये कहता है कि ये टोटल एमिसिव पावर तो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ई लैम्डा मैक्स, जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो टेम्परेचर के 5th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब समझ रहे हो? अरे यहां समझो, मतलब
मतलब ये कह रहा हूं कि अगर तुम टेम्परेचर को 2 गुना करते हो तो टोटल एमिसिव पावर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगी, 16 गुना। लेकिन मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, 32 गुना हो जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से कॉपी करो। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। और एक पेपर है जो हो जाएगा 50 क्वेश्चन का बढ़िया सुंदर सा, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, कर लेना उसको, ठीक है। हाँ, कब दोगे आपकी वो टेस्ट? सैटरडे को दोगे? सैटरडे को टेस्ट देने का मन कर रहा है तुम लोगों का? यही 11, 12, 13 तीनों चैप्टर का सैटरडे को टेस्ट रख दें? आवाज ही नहीं निकलती टेस्ट के लिए तो रख देना। चलो अब इतना कह रहे हो तो रख देते हैं। भाई संडे को तो फुल लेंथ दे ही रहे हो, अब की बार में तो सब फेल हो गए थे ना टेस्ट में, फुल लेंथ में है, इतना भी कठिन पेपर नहीं था, ठीक था। मतलब थोड़ा भी रिवीजन पे ध्यान दो। अरे मतलब पिछली बार मान लो अगर 15 क्वेश्चन सही हुए तो अगले में 20 कर दो सही, धीरे धीरे 2-4 बढ़ाओ, आने वाले टेस्ट तक 40 तक पहुंच जाओगे। जब तक एग्जाम देना होगा तब तक 40 पे आ जाओ, क्योंकि रिवीजन होता चला जाएगा ना तुम लोगों का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ, अभी जैसे किसी के कम आए तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार टेस्ट में हर बार भाई कुछ चैप्टर एड ऑन ही तो करोगे, भाई आज मेरे 4 और कंप्लीट हो गए, 5 और कंप्लीट हो गए, है ना, तो वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। और शांत होकर पेपर दिया करो। और खासतौर से वो लोग जिनके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान लो अरे तुम्हें तो 20 ही करने थे, आज 5 और कर लिए, तुम 50 का प्रेशर लेके क्यों एग्जाम में जाते हो? सबसे ज्यादा 50 का प्रेशर वही लोग लेते हैं जो 10 क्वेश्चन करके आते हैं। कर ले 10 अटेंशन, 50 की पाल बैठे हैं। आराम से करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादा प्रेशर मत लो, प्रॉब्लम भाई प्रॉब्लम डील करना सीखो। आ रही बात समझ में? हाँ, ये तो आपको पता ही, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, T की पावर 4। E क्या है? टोटल एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, भूलना नहीं, कैपिटल E क्या है। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा T की पावर 4। तो यहां से E1 बाई E2 क्या आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, T1 की पावर 4 बाई T2 की पावर 4, खत्म। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर E है क्या, Q बाई AT, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा A T की पावर 4 इंटू T। और अगर हम लोग बात करें फॉर रियल बॉडी, तो यहाँ रियल बॉडी के लिए भी डील कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ इसमें एप्सिलॉन मतलब एमिसिविटी से और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया सभी को? अच्छा, एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, या चलिए इसे खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक ब्लैक बॉडी है, ये क्या है, ब्लैक बॉडी, और उसके ये एक इनक्लोजर है, ब्लैक इनक्लोजर है, अंदर से काला पेंट है, ब्लैक इनक्लोजर, ठीक है। अब बॉडी का टेम्परेचर T0 है, सॉरी T है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0 है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो नेट एमिसिव पावर होगी E, हो जाएगी सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो अगर हम दो अलग अलग सेटअप के लिए बात करें, जिसमें इंक्लोजर का टेम्परेचर तो सेम है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बदल रहे हैं, तो T1 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ऐसे ही E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा T2 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, E1 बाई E2 हो जाएगा T1 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। इसमें T1 क्या है, T2 क्या है, T0 क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है, बस इतना ही पता होना चाहिए। सवाल सीधे आएगा डायरेक्ट ऐसे ही,
लिखोगे आंसर, खत्म। आ रही बात समझ में? ये क्या था, इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कुछ नहीं, और इसमें क्या था, इसमें आपका सराउंडिंग में टेम्परेचर है। तो इस तरीके के सेटअप के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, इस तरीके के सेटअप के लिए। और अगर हम सिंपली बात करें कि हमने वैक्यूम में रख रखा और वहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन का चांस नहीं है, जो रेडिएट हुआ वो गया, वो लौट के आने वाला नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम इस तरीके के फॉर्मूले से डील करते हैं। अंतर समझ लो कब कौन सा लगता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा पॉइंट और है, सिर्फ ये लैंग्वेज को आपको पकड़ने के लिए है। आपको जैसे E पता है क्या होता है, Q/AT होता है ना। अब इसमें Q/T क्या है, पावर है। तो एमिसिव पावर और सिंपल पावर में ये रिलेशन होता है। कभी कभी सिंपल पावर के ऊपर सवाल आ जाता है। तो सिंपल पावर क्या होता है, एमिसिव पावर और एरिया का प्रोडक्ट होता है। बच्चे कहते हैं अरे भाई एमिसिव भाई पावर सब एक ही तो है, एक ही नहीं होता है, रेशियो में एक जैसा हो जाता है। अगर एरिया सेम है तो रेशियो में सेम हो जाएगा, अदरवाइज इनमें ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात है सबको, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज और बची है समझाने को, और वो क्या है बच्चों, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन के बिना कोई कहानी कंप्लीट होती है नहीं ना। लिखो जल्दी, फटाफट लिखो, न्यूटन्स कूलिंग लॉ बताते हैं। तो अभी सभी बच्चे ध्यान देंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ पे। क्या होता है देखिए, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, सभी ध्यान से सुने, बातें नहीं करें। किसी भी चीज के कूल होने का रेट, ठंडा होने की जो दर होती है, वो बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब -dq/dt, माइनस क्यों, क्योंकि हीट रिलीज करेगा कूल होने के लिए तो एनर्जी घटेगी, इसलिए माइनस साइन आ रहा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T - T0। T किसका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है। T0 किसका टेम्परेचर है, हाँ सराउंडिंग टेम्परेचर है। क्या इस लॉ के यूज होने की कोई कंडीशन भी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर देखो, बताया करो भाई, T - T0, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन T। टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बहुत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये लॉ फेल कर जाता है, फिर ये लीनियर रिलेशन नहीं मिलेगी। तब किस लॉ के पास पहुंच जाओगे, स्टीफन्स लॉ। समझ में आ रही बात? हाँ, अच्छा सुनो, ये सब पे सवाल ही नहीं आता, ये तो सिर्फ कथा है। सिर्फ सवाल किस पे आता वो देखो। पहली बात तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ पता होना चाहिए, किस तरीके से समय के साथ साथ टेम्परेचर फॉल करेगा बॉडी का, उसका अपना आपका ग्राफ पता होना चाहिए। वो ग्राफ कैसा होता है, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, और ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब इसी में हम अगर अप्रॉक्सीमेशन पहले से सिंप्लीफाई करें और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला आएगा, ध्यान से सुनिएगा, T2 - T1 अपॉन टाइम का डिफरेंस जो भी है इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के, वो कैंसिल हो जाएगा, और T1 + T2/2 - T0, बस खत्म। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप न्यूटन्स कूलिंग लॉ का कोई भी सवाल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये ग्राफ पता होना चाहिए, आ सकता है। और तीसरी चीज, ये लॉ किस कंडीशन में वैलिड है ये पता होना चाहिए। ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? अब इसमें T1 T2 से सब क्या है वो समझ लो। जो T1 है वो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है, T2 क्या है, बॉडी का फाइनल टेम्परेचर है, T0 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर। डेल्टा T क्या है, टाइम इंटरवल जिसमें कि वो टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। आई बात समझ में? K क्या है, कोई कांस्टेंट है जिसका कि कोई यूज नहीं होगा, जब आप कंपेयर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? इसमें ऐसे सवाल आते हैं जैसे बोलेंगे कि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री होने में 5 मिनट लगते हैं,
है ना, तो बोलेंगे 60 से 50 होने में कितने मिनट लगेंगे, सराउंडिंग टेम्परेचर फलाने हैं 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे कुछ भी बोल देंगे। हालांकि अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सराउंडिंग टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है वो बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा, उसके बावजूद भी हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन के चलते इस कहानी को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? तो देखिए मैंने अभी भी आप लोगों को रेडिएशन में जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं उसके सबके शॉर्ट नोट्स बता दिए। इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इन शॉर्ट नोट्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को PYQ डिस्कस करवाऊंगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक वो सारे मैं डिस्कस करवा दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के शॉर्ट नोट्स हम लोग नेक्स्ट टर्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।